हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा, किस प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ समझने के बाद फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इन प्रॉपर्टीज़ को हमें यूज़ करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज सर हम बेसिक डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, और प्रॉपर्टीज़ आपको कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़ लगानी कैसे है, कैसे पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, ताकि आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होगा कि डिटर्मिनेंट लंबा होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ आप लगाओगे तो बड़ा सिंपल सा बन जाएगा। इसलिए सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिकॉल कर लेनी है, समझ लेनी है। पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी डिटर्मिनेंट में सारे के सारे एलिमेंट किसी भी रो के जीरो हो जाए या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो बाकी यहाँ पर कुछ भी पड़ा रहो, कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो आंसर है वो जीरो के बराबर ही आएगा, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी में कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर किसी भी डायगोनल एलिमेंट के एक साइड के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो हो जाए। मतलब क्या हुआ, देखो एग्जांपल से समझते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट आ गया हमारे पास। अब इसके एक साइड कौन सी, चाहे इधर की ले लो चाहे उधर की ले लो। अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट इसके जीरो हो जाएं, अगर ये तीनों एलिमेंट इसके जीरो हो जाए तो आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट का, 2 × 3 × 4 सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। 2 × 3 × 4, ये आंसर आएगा आपका जीरो। सॉरी जीरो नहीं, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। मल्टीप्लाई करने पर जो भी बनेगा वही आएगा, चाहे ये जीरो हो जाए चाहे ऊपर वाले जीरो हो जाए। अगर हम मान लो यहाँ पर लिख दें ऐसे 1 2 3 और ये तीनों के तीनों जीरो हो जाए, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 × 2 × 3, तो ये बनेगा आपके पास 6। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हम किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब रो कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो डिटर्मिनेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं C1 C2 C3। इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि एक डिटर्मिनेंट आ गया डेल्टा। डेल्टा को भी डिटर्मिनेंट के लिए डिनोट करते हैं। अगर हम इसके रो को कॉलम में बना दें, मतलब A1 A2 A3 को कॉलम 1 में कर दें, B1 B2 B3 को यहाँ पर कर दें, C1 C2 C3 को यहाँ कर दें, तो इसके डिटर्मिनेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपकी बन गई, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई कि अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो ए का या फिर डिटरमिनेंट निकालते हो ट्रांसपोज का, तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको मिली यहाँ पर, इफ एनी टू रो ऑफ ए कॉलम of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes by minus sign only। पिछली प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पिछली प्रॉपर्टी में बोला कि उसने किसी एक रो को आप कॉलम बना दो, मतलब कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो, ट्रांसपोज कर दो। यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी एक रो या किसी दूसरी रो को, क्या किसी कॉलम को आप किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दो, तो डिटर्मिनेंट में माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। मतलब यहाँ हुआ, अगर हमारे पास ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट C1 C2 C3, इसका मान लो आंसर डिटर्मिनेंट डेल्टा आ रहा है, और मैंने अब क्या करा, रो 1 को रो 2 की जगह ले गया, रो 2 को रो 1 की जगह ले गया। तो यहाँ पर हो गया B1 B2 B3, और इधर आ गया A1 A2 A3, C1 C2 C3। तो आंसर पे माइनस साइन का फ़र्क आ जाएगा। जो पहले डिटर्मिनेंट जो भी आना था, मान लो यहाँ 10 आना था, यहाँ -10 हो जाएगा। अगर इधर -10 होगा तो इधर +10 हो जाएगा, माइनस साइन का फ़र्क आएगा। आप अगर एक बार और चेंज कर देते हो
तो वापस साइन वही आ जाएगा जो ओरिजिनल साइन था हमारा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 और यहाँ भी लिख दूँ मैं 1 2 3, तो यहाँ पर कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 आएगा। या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल मतलब अगर यहाँ 1 2 लिख रहा हूँ 1 2 3, यहाँ पर लिख दिया 2 4 6, यहाँ पर अब कुछ भी लिख लो आप, इसकी रेशो 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, सबकी रेशो बराबर है, दैट मीन्स वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल भी हुए तो भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ही आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, if each element of any row or column of a determinant is multiplied by the same number some number k, not same, it should be some number k, then the value of new determinant is k times the value of the original determinant। मतलब अगर मैं यहाँ पर किसी डिटर्मिनेंट को लूँ, सपोज हमने यही डिटर्मिनेंट ले लिया, यही हमारा पेट डिटर्मिनेंट है, इसी को बार बार ले रहे हैं हम, इसकी वैल्यू मान लो आपके पास आ गई डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा। अब ये कह रहा है कि आप इसकी किसी रो को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसकी एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं, बाकी दोनों में मैंने अभी कुछ नहीं करा, तो जो आंसर है उसमें भी ये k मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इंटू डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अगर मैं दूसरे रो को भी मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ k स्क्वायर बन जाएगा, और अगर तीसरे को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ k क्यूब बन जाएगा। यानी इन शॉर्ट यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर्टी बनी कि अगर हम डिटर्मिनेंट में सारे ही रो को या सारे ही कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें किसी भी स्केलर से, तो जितना इसका ऑर्डर है, जैसे यहाँ पर ऑर्डर क्या था 3/3 था, तो k की पावर 3 आ गई। अगर ऑर्डर यहाँ पर 2/2 होता तो 2 बार k मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो k की पावर 2 बाहर आ जाती। तो जितना भी यहाँ पर ऑर्डर होगा उतनी टाइम्स k बाहर आ जाएगा इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये भी हमारे पास एक बड़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है जो बहुत से क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, if each element of a row or column of a determinant consists of a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant whose other rows are not altered। यहाँ पर कहता है कि अगर किसी रो या कॉलम में आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसमें 2 टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये हो गया a1 प्लस में k1, a2 प्लस में k2, a3 प्लस में k3, और यहाँ पर बाकी की जो रो हैं वो ऐसे के ऐसे ही हैं। तो आप इसको 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय सेपरेटिंग दिस रो, ठीक है। एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ रो आर नॉट ऑल्टर्ड, मतलब ये चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, b1 b2 b3 ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे दोनों डिटरमिनेंट में। एक डिटरमिनेंट हम और बनाएंगे, उसमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आप a1 a2 a3 को आप इसमें अलग कर देंगे और यहाँ पर आप k1 k2 k3 को लिख देंगे। इस तरह से 2 डिटरमिनेंट बन जाएंगे। एक बार में आप एक ही स्टेप कर सकते हो। मान लो सपोज यहाँ पर भी कुछ एडिशन में होता तो आप उसको नहीं कर सकते कि एक ही बार में आप दोनों को कर दो। एक बार में आप एक ही रो या एक ही कॉलम को सेपरेट कर सकते हो। अगर आपको 2 को करना है तो फिर अगले स्टेप में करेंगे, इसको हम 2 में तोड़ेंगे, इसको हम 2 में तोड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट बी एडेड द इक्वी मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन और मोर रो फॉर कॉलम देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। मतलब हमारे पास जो डिटरमिनेंट है, सदाबहार डिटरमिनेंट हमारा, ये हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट। अब ये कहता है कि अगर हम कुछ ऑपरेशन इसमें ऐसे लगाएं, अगर हम ये कहें कि भाई हमें R1 को मल्टीप्लाई करके R2 से फिर ऐड करना है,
ठीक है, R2 को हमने K से मल्टीप्लाई करा और फिर उसमें R1 में ऐड करना है, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब R1 को कैसे लिख देंगे, अब R1 यानी A1 प्लस में K टाइम्स ऑफ B1, A1 प्लस में K टाइम्स ऑफ B1, यहाँ पर आ जाएगा A2 प्लस में K टाइम्स ऑफ B2, यहाँ पर आ गया A3 प्लस में K टाइम्स ऑफ B3। और बाकी के जो एलिमेंट है इसमें तो हमने कुछ करना ही नहीं, तो जो डिटर्मिनेंट है इसका ये यही रहेगा, डिटर्मिनेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप जिसको चेंज कर रहे हो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना किसी से, किसी दूसरे को मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इसको कर दो, इसके साथ में आप R3 भी ले लो, बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना है जिसको आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। The sum of the product of element of any row with the cofactor of the corresponding element of some other row or column is a 0। मतलब हम किसी भी एलिमेंट के किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। मतलब जैसे हमने कोफैक्टर हमने ले लिए A11, एलिमेंट ले लिए A11, A12, A13, जो फर्स्ट रो के हमने ये 3 एलिमेंट ले लिए, अगर हम इसको इन्हीं के कोफैक्टर के साथ ऐड कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दें, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा ये तो होता है डिटर्मिनेंट के बराबर। ये प्रॉपर्टी ये वाली नहीं बोल रहा है, ये हमने पढ़ी थी किसमें, ये जो हमने कोफैक्टर पढ़ा उसमें हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी। इस प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि अगर हम इनकी बजाय किसी दूसरी रो के कोफैक्टर ले लें, इनकी बजाय हमने जो सेकंड रो है उसके कोफैक्टर ले लिए, तो आंसर हमारा 0 के बराबर आएगा। इस प्रॉपर्टी में ये आपको बताया गया है। ऐसे ही हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, हमने एलिमेंट तो ले लिए कॉलम 1 के, कोफैक्टर ले लिए कॉलम 2 के या कॉलम 3 के, तो आंसर क्या आएगा, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 आएगा। इफ A and B आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B। दो मैट्रिक्स आपके पास है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल दो, या दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट दोनों का सेम ही रहेगा। और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसे कोरोलरी पर पहुंचते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर AB ना होकर ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या बना, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर। तो ये जो पावर है ये पावर चली गई आपकी बाहर, तो इसी से हमारी एक प्रॉपर्टी ये बनती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n अगर आपको निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल दो, उसकी रेज टू पावर n कर दो, तो ये दोनों रिजल्ट आपके बराबर ही रहेंगे, उसके लिए आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो डिटर्मिनेंट में आपको यूज़ करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कुछ एग्जांपल समझने से पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में वो समझ लेते हैं कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है उसमें हम कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे लिखने का तरीका रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है RI इंटरचेंज विद RJ, इसका मतलब है कि हम RI जो रो है उसको RJ रो से चेंज कर रहे हैं। जैसे IJ की वैल्यू मान लो सपोज हमने लिख ली यहाँ पर R1 इंटरचेंज विद RJ R2, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम R1 को R2 से एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन करते समय हमें ये फील हो कि हम किसी एक रो को किसी दूसरी रे से हमें इंटरचेंज करना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो हमें उस तरीके से उसे लिख लेना चाहिए। मान लो हम यहाँ पर लिखें कि हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि भैया 4 5 6 जो है मैं इसको पहली रो पे ले आऊँ या मैं इसको तीसरी रो पे ले जाऊँ, तो जैसे भी मेरे को नीड होगी, अगर मैं मान लो R3 को चेंज करना चाहता हूँ R2 के साथ, तो ऐसे लिखेंगे R3 इंटरचेंज विद R2। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ये डिटर्मिनेंट है ये 1 2 3 पहली रो तो सेम रहेगी, ये 7 8 9 चेंज हो जाएगी और इधर आ जाएगा 4 5 6। अब जब हम एक रो को किसी दूसरी रो से चेंज करते हैं तो वो एक अलग बात है, प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसमें माइनस साइन का फ़र्क आ जाएगा, यानी ये जो डिटर्मिनेंट था जितनी भी इसकी वैल्यू आ रही थी अब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, या नेगेटिव आ रहा होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान में रखनी है, लेकिन ऑपरेशन आपको समझना है कि इस तरह से आपको लिखना है। अगर इंटरचेंज करना है तो सेम दो चीज़ हम रो में कर सकते हैं, ऐसे ही हम कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमें किसी रो को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे मान लो हम यही डिटर्मिनेंट ले लेते हैं
अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे को लग रहा है कि मुझे रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे आगे किससे मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, लेकिन सपोज मान के चलो कि हमें रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख देंगे ऐसे 2 टाइम्स ऑफ रो 1। अब 2 टाइम्स ऑफ रो 1 करेंगे तो क्या होगा, ये जो रो 1 के एलिमेंट है सिर्फ इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 4 और 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट की वो यहाँ पर भी लगेगी। अगर आप जिस रो को चेंज कर रहे हो उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो बैलेंस करने के लिए आपको उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें इतना ही नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करना है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर आप जिस रो को चेंज करना चाह रहे हो उस रो को तो आप ऐसे के ऐसे लिखते हो, उसके अलावा किसी दूसरी रो के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर देते हो तो डिटरमिनेंट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मुझे रो 1 को यहाँ पर चाहिए कि मेरे को रो 1 की जगह चाहिए रो 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो आंसर मेरा कैसे बन जाएगा, यहाँ पर रो 1 को मेरे को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है कि रो 2 को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R1 में ऐड करना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 1 करेंगे, ये आ जाएगा 9। यहाँ करोगे 10, 10 प्लस 2 12, यहाँ 2 से करेंगे 12 प्लस 3, ये हो जाएगा 15। बाकी में कुछ चेंज नहीं होगा। और अगर आप ऐसे ऑपरेशन लगाते हो तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होता। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी आएगी वही डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से ये ऑपरेशंस आप लगा सकते हो क्वेश्चन करते हुए। क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको इन ऑपरेशन को समझ में आ जाएगा कैसे आपको लगाना है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। अब आपको विदाउट डेरिवेटिव और विदाउट डिटरमिनेंट एक्सपेंड करे आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ऐसा नहीं करना आपकी डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, ऐसा डिटरमिनेंट निकाल देंगे आंसर तो वह निकल ही जाएगा, वो बात ठीक है आपकी। लेकिन यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट निकालना है विद द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब आपको यहाँ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर लग सकती है। नंबर्स को देखो, समझो, समझने की कोशिश करो कौन सी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर किस तरीके से लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है, कुछ भी करो आप, प्लस करो, माइनस करो, किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है करो, लेकिन हमें आंसर चाहिए। अब यहाँ पर मेरे को ये समझ में आ रहा है अगर मैं इसमें से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48 आ रहा है, और 6 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48, ठीक है। ऐसे ही हम लेके चल रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 32 आएगा, और 4 8 32, यहाँ भी 8 टाइम्स आ रहा है। 26 में से 2 माइनस करेंगे 24 आ रहा है, और 3 8 24, यानी माइनस करने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि जो नंबर आ रहा है वो इनका 8 टाइम्स आ रहा है। अब 8 टाइम्स आ रहा है तो उस 8 को तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, इस कॉलम को हम लिखा कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो 49 माइनस 1 48, 39 माइनस 7 32, 26 माइनस 2 24। ये कॉलम हमने ऐसा का ऐसे ही रखा, ये भी हमने ऐसा का ऐसे ही रखा। अब यहाँ पर हमने इसमें से 8 कॉमन निकाल दिया, तो 8 कॉमन निकाल दिया तो 8 बाहर आ गया, ये रह गया 6, ये रह गया 4, ये रह गया 3। अब देखो आपका कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों आ गए आइडेंटिकल। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0, आंसर भी आ गया हमारा 0। तो इस तरीके से बिना हमने कोई एक्सपेंड करे बस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाल ली। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको कैसे फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सीन बन रहा है, यहाँ पर ये देखो b प्लस सी है, इसमें अगर हम इसको ऐड करें तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसमें अगर इसको ऐड करें तो भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसमें इसको ऐड करें तो भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो तीनों सेम आ गए, तीनों सेम आ गए तो कॉमन निकाल देंगे। तो इस तरह से आपको सोचने की कोशिश करनी है। हमने क्या करा, यहाँ पर कॉलम 3 की जगह कर दिया कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। अगर कोई और, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो ऑपरेशन लिख रहा हूँ उसी से आपका आंसर निकलेगा, किसी और तरीके से भी निकल सकता है, सोचना अलग अलग तरीके। तो यहाँ पर इसको ऐड करा, a प्लस बी प्लस सी आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया, इधर भी a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब a प्लस सी आप निकाल दो कॉमन। अब बचा यहाँ पर 1 1 1,
ए बी सी, इधर रहेगा 1 1 1, और फिर से क्या हुआ, कॉलम 1 कॉलम 3 फिर से आइडेंटिकल आ गए, तो ये आपका 0 हो गया। इधर a प्लस बी प्लस सी है, इसको 0 से इंटू करोगे, आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से 0 आप निकाल सकते हो आंसर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को देखो, वीडियो को कर लो पॉज, ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊँगा तभी आप करना है। सोचो यहाँ पर, समझने की कोशिश करो कि क्या यहाँ पर हो रहा है, कैसे आप निकाल सकते हो, क्या क्या टर्म्स आपको दे रखी है। अब यहाँ पर अगर आपने सोच लिया हो तो वीडियो ऑन करो। अब देखो यहाँ पर, अब मैं अगर इन तीनों को ऐड करूँ, a माइनस ए 0 हो जाएगा, b माइनस बी 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी 0 हो जाएगा, तीनों 0 हो रहे हैं। तो कॉलम 1 की जगह मैं कर दूं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। इन तीनों को ऐड करोगे 0 आ रहा है, इन तीनों को ऐड करोगे 0 आ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऐसा का ऐसी रहेगा। अब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो आंसर क्या आता है भाई, आंसर 0 हो जाता है। काम बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। वैसे निकालते रहते तो निकालते रह जाते। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर देखो यहाँ पर है BC, यहाँ भी है BC, इसको मैं A से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी A से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ABC बन जाएगा। तो इसको A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको B से कर देते हैं, इसको C से कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम A से, रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं B से, रो 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम C से। अगर जिस रो को आप चेंज कर रहे हो उसी को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है आपको, उन टर्म्स को आपको डिवाइड में भी लिख देना है। तो यहाँ पर इसको A से किया, यहाँ ABC हो गया, यहाँ भी ABC हो गया, यहाँ पर B प्लस सी इंटू में आ गया, इधर B हो गया, इधर ABC, इधर ABC, इधर C प्लस ए, इधर C, इधर ABC, इधर ABC। अब कॉलम 2 और कॉलम 3, यहाँ से भी ABC कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी ABC कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल दो। 2 बार आ रहा है तो ABC का स्क्वायर कॉमन आ गया 2 बार, एक बार तो नीचे ऑलरेडी है ही। यहाँ रह गया ABC, यहाँ रह गया 1 1 1, यहाँ रह गया B प्लस C, C प्लस A प्लस B, इधर एक कैंसिल हो गया, ABC तो रहेगा इधर। अब क्या कर सकते हैं, अभी भी एक्सपेंड तो नहीं हुआ, वैल्यू तो अभी भी नहीं आई, लेकिन अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। कॉलम 3 की जगह लिख दें हम कॉलम 3 प्लस में कॉलम 1, ये बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। अब A प्लस बी प्लस सी को अब बाहर निकालो, ABC पहले से बाहर है, इधर आ गया ABC 1 1 1 1 1 1। कॉलम 2 कॉलम 3 दोनों आइडेंटिकल आ गए, आइडेंटिकल आते हमारा काम हो गया, 0 आ गया। अब बाहर कुछ भी पढ़ा रहो आंसर तो आ जाएगा 0। तो इस तरह उस प्रॉपर्टीज़ को आप समझो, क्या प्रॉपर्टीज़ लग सकती है, कैसे लग सकती है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, इसमें कहता है कि A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। अब आपको ये प्रूव करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी क्या लगी, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी इसमें लगाओ, जब हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो जितना इसका ऑर्डर होता है उतनी टाइम्स ये बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर स्केलर है 3, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर उसने बताया 3, n की वैल्यू 3 है, तो ये जब 3 बाहर आएगा तो ये किस तरह लिखा जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ AB। अब 3 की पावर 3 तो हो गया 27। अब डिटरमिनेंट ऑफ AB, यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगी, डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करी है प्रॉपर्टीज़, वही प्रॉपर्टीज़ हैं ये। तो यहाँ पर लिख दो डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B, 27 डिटरमिनेंट ऑफ A -1, ये आ गया 3, 27 3 जा 81, माइनस आंसर आ गया -81।
इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 2 दिया हुआ है, आपको बताना है ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसमें भी आप पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, इसको आप लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर हम ए का डिटरमिनेंट निकालें या फिर हम ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें, क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं? नहीं होते ना, अलग, बिल्कुल सेम होते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं। तो इसकी जगह पर आप लिख दो डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 2, तो 2 का करेंगे स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करने से पहले उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करो, क्या प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई है। प्रॉपर्टी सारी मैंने बता दी है, उनको अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, फिर उनको यूज़ करो। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो चैनल को, और सब्सक्राइब करके रखो। आप खुद भी बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।